नमस्कार। आप सभी वेलनेस चौपाल के सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। अ, आज जैसा कि हम हमेशा हमारे चैनल पे हमारे प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि कुछ सीनियर्स को इनवाइट करते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, उन समझते हैं क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया और कैसे वो अपनी रिटायर्ड जिंदगी बिता रहे हैं, कैसे अपनी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं, कैसे हेल्दी रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में अब इस बार हमने एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हुए एज अ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इन राजस्थान गवर्नमेंट, आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो आएं और अपना समय निकालें और हमारे साथ बातचीत करें और हमें थोड़ा ज्ञान दें, मोटिवेशन दें और सभी लोगों को उनसे कुछ सीख मिले। तो उसी सिलसिले में आज हमने श्री ओपी गुप्ता जी को इनवाइट किया है। वो जयपुर के निवासी हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं और आज अभी काफ़ी एक्टिव अपना लाइफ बिता रहे हैं। तो हम उनको इनवाइट करते हैं, उनसे उनके मुख से सुनते हैं कि उनकी कैसी जर्नी है और उनके साथ कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। तो श्री ओपी गुप्ता जी, आप हमें ज्वाइन कीजिए कैमरे पे प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। सभी नमस्ते को अंकल जी, सभी को कैसे हैं नमस्कार। आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे वेलनेस चौपाल के सदस्यों से बात करने के लिए। तो सभी सदस्यों का स्वागत है। थैंक यू मैं वेरी मच। थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूँगा जी। कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर कहना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल भी नहीं थे जिस जमाने में हम पढ़ते थे। लेकिन हमारे पिताजी की लगन थी, उन्होंने गांव में ही कक्षा एक दो में टीचर प्राइवेट टीचर लगाए पढ़ाया। फिर हम 5-7 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते जाते थे, और इस तरह से फिर 15-20 किलोमीटर हाई स्कूल, इस तरह से पढ़ते गए। उस समय पिताजी की ऐसी लगन थी कि हमारे गांव में सन 60 की बात है, एक नहर बन रही थी। उसके इंजीनियर्स हमारे घर में रहा करते थे। उन इंजीनियर्स से पिताजी इतने प्रेरित थे कि मैं भी अपने बेटों को इंजीनियर बनाऊंगा। उसी भावना को लेकर उन्होंने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और पढ़ाई की। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी अंकल जी? मैंने पहले तो प्राइमरी मतलब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोटा पॉलिटेक्निक से किया। अच्छा। उसके बाद मैंने AMI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स केलकटा से किया। अच्छा। उसके बाद सर्विस में पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहे, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जी। RS अलाइड सर्विसेज में आए, और हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में शुरुआत की एज असिस्टेंट डायरेक्टर। धीरे धीरे हमारे डिपार्टमेंट का बहुत प्रमोशन स्कोप रहा, काफ़ी विकास हुआ। ग्रामीण विकास का, उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। तो बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर से सेवानिवृत्त है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। अंकल जी, ये बताइए, हम आएंगे करियर पे बट उसके पहले हम बड़े क्यूरियस हैं कि आपका बचपन कैसा बीता, आपकी परवरिश कैसी रही, कैसी यादें हैं आपकी अपने गांव से। कुछ तो आपने बताया पढ़ाई के बारे में, बट उसके अलावा आपका कैसा दिनचर्या परवरिश रही वहां पर? बहुत ही बढ़िया। अच्छा। गांव का परिवेश, जो कहना चाहिए कि ग्रामीण का वातावरण जो रहता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ का मेल मिलाप, आपस में प्रेम भाव इतना अच्छा था कि हम आपस में सभी गांव वाले या भाई बहन सब मिलकर इतने प्रेम से रहते थे कि आपस में सहयोग आपस में रहता था। जब स्कूल जाते थे सब मिलकर नंगे पैर कीचड़ में स्कूल जाया करते थे, 5-5 किलोमीटर तक। कभी हमें कभी महसूस नहीं होता था कि हम कहीं इतनी दूर जा रहे हैं। जबकि आजकल के बच्चे मेरे ख्याल से थोड़ी दूर जाते हैं तब भी उनको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। उस समय चाहे बरसात हो, नदी को पार करके भी हम जाया करते थे। तो ये रहा। उसके बाद क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहे, तो वहाँ पर खेती बाड़ी का काफ़ी काम होता था। तो हमने बचपन में, जब बहुत छोटे थे, उस समय खेती में सब काम करते थे। इवन हमने बैलगाड़ी भी चलाई है, पानी कुएं से पानी निकाल के चरस भी चलाया करते थे। जी। हमारे खेती में अफीम होती थी, तो उसका अफीम का भी हम चेरा उसकी उपज पैदा किया करते थे। खेतों में गेहूं काटने के लिए सब तरह के काम हम किया करते थे। ये तो एक ऐसी लाइफ है जो आज सब जीना चाहते हैं, पर अब तो उनको वो नसीब ही नहीं होती अंकल जी जो उस वक्त आप लोगों ने जी। हाँ, इसके अलावा मैं और बताऊं कि हम खेतों जी। में से
घास भी काट के लाते थे जो पशुओं के लिए चराया करते थे, और गाँव का बैलों, गायों का भैंसों का दूध भी निकाला करते थे। तो इतना अच्छा आनंद आता था, इतना बढ़िया शुद्ध वातावरण रहता था, सब चीजें, जी खाने पीने का, रहन सहन का। वास्तव में कहना चाहिए कि जो आज का वातावरण है और उस समय का वातावरण था, एकदम परिवर्तित था। बहुत जी ही जी। सुंदर वातावरण। आप लोगों, आपके दोस्त वगैरह कैसे होते थे वहां पे? सब आसपास थे, कैसे थे? कुछ दोस्ती होती थी? दोस्त बहुत अच्छे हुआ करते थे हम, एक्चुअली जो हम साथ पढ़ते थे जी या हमसे छोटे थे या बड़े थे, सब में एक तो बड़ा प्रेम भाव रहता था। जो भी बड़े थे, हम उनको बड़े रेस्पेक्ट के साथ दादा या भाई साहब कहा करते थे। छोटे हमें बड़े आदर के साथ बुलाया करते थे। और जी आपस में हम खेल कूद में भी, जो उस समय के प्रचलन था, कबड्डी खेलना या पेड़ों पे चढ़ के कूदना करना, कुएं में साथ साथ नहाना, नदियों में नहाना, बहुत ही आनंदमय जीवन रहता था। जी जी जी। तो अंकल जी, ऐसे छोटे, इतने खूबसूरत अच्छे गांव से, प्योर गांव से जब आप निकले करियर के लिए और पढ़ाई के लिए, तो आपको कुछ चुनौतियां आई? कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी? तो वो क्या थी और कैसे आपने उनका सामना किया? ये बात बिल्कुल सही है। जी जैसे हम गांव से गए तो, क्योंकि गांव का वातावरण हमारी पढ़ाई का बिल्कुल हिंदी मीडियम या वहाँ की गांव की लैंग्वेज में हुआ करता था। जी तो जैसे हम इंजीनियरिंग में आए, तो हमें वास्तव में जो हमारे साथ, हम तो हाई स्कूल करके उसमें आ गए थे, जी और दूसरे बीएससी करके हायर एजुकेशन करके भी उसी हमारे साथ पढ़ते थे। तो उनकी इंग्लिश अच्छी हुआ करती थी, उनकी मैथमेटिक्स हमसे अच्छी हुआ करती थी। तो हम बड़े महसूस करते थे कि ये लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ने में बहुत होशियार थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनती थे। वो लोग इतने मेहनती नहीं थे, वो तो सब अपने आप इसमें ऐशो आराम में रहते रहने वाले थे, क्योंकि वो शहरों से आए थे। हम गांव से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आए थे। तो हम बड़े मेहनत करते थे और पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि रहती थी। इसलिए हम पहले साल में तो हमें इसमें कोई शक नहीं, दिक्कत रही। जी। लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हम उनसे आगे निकल गए, और फाइनल ईयर में तो कहना चाहिए कि हम टॉपर्स में से आ गए थे। अच्छा। तो ये हमारी परिश्रम का, या हमारे पिताजी का, या उनकी लगन थी, उनका आशीर्वाद था। तो आपको आपको इन बातों का रियली गर्व महसूस होता होगा कि आप छोटी जगह से निकल के कंपटीशन बड़े लोग शहरों से करके आप इतना आगे प्रगति कर पाए, तो इन सब चीजों का आपको बहुत गर्व महसूस होता है? हाँ, हम उनसे बड़ा बहुत अच्छा महसूस करते थे। कभी कभी तो इतना होता था कि वो लोग जो हमसे अपने आप को बड़ा सीनियर समझा करते थे या बड़े होशियार समझा करते थे, वो हमसे उनके प्रश्न या उनके काम भी हमसे राय लिया करते थे कि इस प्रश्न को या इसको कैसे किया जाए। तो हमें वास्तव में इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये लेकिन इस सब का काम, इन सब का जो था वो हमारे परिवार की, हमारे बुजुर्गों की, पिताजी की प्रेरणा ही थी, जिससे हम इतना आगे बढ़ सके और इतना करियर में सफल हो सके। अरे बहुत ही बढ़िया। तो हम्म। अंकल जी, जैसे आपने बताया कि आपने फिर आरएएस किया और फिर इंडस्ट्रीज में आके आपने ज्वाइन किया और आप काफी लंबे समय तक डिफरेंट पदों पे रहे। बड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी कुछ पॉलिसीज या डेवलपमेंट आपने करे अपने टाइम में जो आपको बड़े पसंद हैं और जिनका बहुत लंबा इम्पैक्ट रहा लोगों की लाइफ पर? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं एक्चुअली इंजीनियर था। तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रुचि रही और उसमें बड़ा सहयोग मिला। जी हमारा सबसे पहला काम था ग्रामीण क्षेत्र का किस तरह से विकास किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बेरोजगार है, और जो पहले के जो दस्तकार थे, उनका धीरे धीरे पलायन होकर वो शहर की ओर जा रहे थे। तो हमने उस समय ऐसी योजनाएं बनाई। ये सबसे पहले तो हमने उनका पूरा स्टेट का सर्वे करवाया कि कहाँ कहाँ पर हमारे दस्तकार हैं। उन दस्तकारों का क्लस्टर दिखा कि जहां जहां पर 100 100 50 50 व्यक्ति एक साथ एक तरह के काम कर रहे हैं, उनको क्लस्टर का चयन किया। फिर क्लस्टर का चयन करने के बाद देखा कि इनका विकास, इनका जो दस्तकारिता है उसको किस तरह से विकसित किया जा सकता है। उनके उसको समझने का प्रयास किया। उनको आगे अच्छी तरह के जो काम बना रहे हैं उसको प्रशिक्षण देने के लिए हमने योजनाएं बनाई। उनको दूसरे राज्यों में भेजकर प्रशिक्षण दिलवाया। उसके बाद फिर उनके लिए जो प्रोडक्शन में जो उनके इक्विपमेंट्स थे, जो टूल्स थे, वो पुराने जमाने के थे, वो पुराने से उससे अच्छी उत्पादन नहीं आता था, या क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो हमने उनके उत्कृष्ट श्रेणी के, उच्चतम श्रेणी के टूल्स दिलवाए। जहां जहां भी इस तरह के टूल्स उपलब्ध थे, उनको इस तरह से सब्सिडी के आधार पर या फ्री में उनको टूल्स दिलाए।
फिर उनके साथ प्रोडक्शन में भी उनका माल किस तरह से ज़्यादा बने, तो उनको रहने की और जहाँ पर वो काम करते हैं उसका सुविधा उपलब्ध कराए। तो रेजिडेंस कम वर्कशॉप एक ऐसी स्कीम बनाई हमने जो वहीं ठीक। पर रह सकें और वहीं अच्छा। पर वो काम कर सकें, क्योंकि दस्तकार का ऐसा काम है जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम करता है। तो ओके। उनको हमने इस तरह की योजना बनाकर उनको जहाँ क्लस्टर था वहाँ पर उनको ये आवास और काम करने की जगह दिलाए। उसके बाद आता है कि भैया अपना माल तो बना रहे हैं लेकिन बेचे कहाँ। ओके। उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर हमने एग्जीबिशंस का आयोजन किया, जिसमें उनके प्रोडक्ट को वहां जाकर उनको स्टॉल्स दिए मुफ्त में, जिससे उनको सुविधा उपलब्ध करा सकें कि ये यहाँ पर अपना माल रख के बेच सकें। वहां तक कि उनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, आने जाने का खर्चा, इस तरह की राज्य सरकार से इस तरह की योजनाएं बनाई जो उनसे अपने माल को बनाकर बेच सकें। और वो ऐसी स्कीमें रही जो आज तक निरंतर चल रही हैं, उनका अच्छा। इतना फायदा हुआ। ओके। इसके साथ साथ और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी अपने एग्जीबिशन, अपने शोरूम्स बनाए जिनमें वो अपने माल को वहाँ रख सकें और वहाँ से जिससे ये लगे कि ये गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है या अच्छी क्वालिटी का है, या उनके आने वाले कस्टमर्स को ये लगे कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो ओके। वहाँ से उनको अच्छा मार्केटिंग का अच्छा प्रोत्साहन मिला। ओके। तो इससे तो काफी लोगों का डेवलपमेंट हुआ होगा और कई लोग अपने पैरों पे खड़े हुए होंगे और आगे बढ़े होंगे राजस्थान में। बहुत जी। बेनिफिट हुआ, और इसका हम ये गौर किया कि जो अच्छे दस्तकार थे जिन्होंने बहुत उत्साहित से काम किया, हमने उनके लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर भी उनको पुरस्कृत करने का अभियान चलाया, जिससे हम हर साल हम एक उनका सिलेक्शन करते, भी जो भी अपने अच्छा प्रोडक्ट उसका चयन करते कमेटी द्वारा, और जो फर्स्ट होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम जिला स्तर पर भी अच्छा। राज्य स्तर पर भी प्रोत्साहित करते। जहाँ पर अच्छे सीनियर्स जैसे मुख्यमंत्री है या हमारे जी। सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आके उनको सम्मानित करते, उनको नगद पुरस्कार भी देते, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता और वो अपने काम में और भी ज्यादा रुचि लेकर अपने अच्छा। काम को बढ़ाते। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो अंकल जी, इतने लंबे समय तक काम करने के बाद फिर जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचे तो फिर आपने कैसे अपने आप को तैयार किया कि अब आप एक डिफरेंट लाइफ जिएंगे? इमोशनली उसमें आ जाता है कि अभी तक मैं सब काम कर रहा था, फाइनेंशियली सब आ जाता है, तो कैसे आपने अपने आप को इसके लिए तैयार किया? क्योंकि कई लोग, हमारे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट करने वाले हैं या कुछ हैं, तो वो कुछ जरूर अच्छा रहे कि आपसे कुछ ज्ञान मिलेगी। आपने कैसे किया था अपने लिए? देखो, जहाँ तक फाइनेंस का प्रश्न है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन वगैरह मिलती है, तो सारी व्यवस्था होती है, इसलिए उसमें अच्छा। तो कोई दिक्कत, कभी जीवन यापन करने में दिक्कत समस्या का प्रश्न नहीं उठता। ओके। जहाँ तक हमारे जीवन का अनुभव का था कि भी हमने पूरा टाइम उद्योग में विकसित में किया, तो इसकी काफ़ी स्टडी थी, तो लोगों को इसके लिए एडवाइस भी करते रहे। लेकिन पहला काम हमारा समाज के हित में रहा कि हम जिंदगी भर हमने समाज से लिया है, अब हम समाज को क्या दे सकते हैं। तो जी। हमने ज़्यादातर समाज के विकास के लिए काम करने का शुरू किया, साथ ही साथ अपने खुद के आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को उसमें सेव करने के लिए उस इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया जहाँ पर ये रहा। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, जो जी। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे जो स्वास्थ्य के ऊपर आसन प्राणायाम या उसमें थे, उन ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कर उनके से जुड़ने का प्रयास किया और उनसे जुड़े। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो फिर जब आप नई लाइफ आपकी शुरू हुई तो फिर क्या रूटीन बना आपका, अंकल जी? जब आप जैसे सुबह, पहले कई सुबह ऑफिस जाते थे या शुरू करते थे, अब आपका क्या रूटीन रहा? और जो आपने कुछ चीजें बताई, वो कैसे नए इंटरेस्ट आपके रूटीन में डाले आपने? देखो, सबसे पहले तो मैंने स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहला काम, अच्छा। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, जी जी जी। इसीलिए मैंने सबसे ध्यान शुरू से मेरा था। तो मैं पहले भारतीय योग संस्थान करके एक संस्था दिल्ली में, उससे अच्छा। संपर्क में आया। वहां जाके हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्योंकि आसन के बारे में तो लोग बात सब जानते थे, भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें, आसन कर लें, लेकिन प्राणायाम के बारे में कोई भी नहीं, कोई अच्छी उस समय तक नहीं था, जिस समय कि मैं आज लगभग 2000 या उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 25 वर्ष पहले की। तो वो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन किया। उस ऑर्गेनाइजेशन में आसन प्राणायाम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते थे। और हमने वहाँ से सीखने के बाद
जहाँ जैसे जयपुर में है वहाँ पर हमने अपनी क्लासेस शुरू की। और पहले तो क्लासों को ज्वाइन किया जो पहले लग रही थी, फिर बाद में हमने अपनी खुद की क्लासेस शुरू की और काफ़ी लोगों को इस मामले में प्रशिक्षित किया। तो पहला काम तो ये रहा कि खुद जी भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और दूसरे जो हमारे साथी थे, हमसे वरिष्ठ थे, जूनियर थे, या जो भी जैसे तरह के थे, उनको सबको इस ओर प्रेरित किया जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे। ये तो रहा हमारा, जिसमें हम सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग में गार्डन में जाना, वहां पर इस तरह का कार्यक्रम करना, ये तो हमारी दिन की शुरुआत रही। जी जहां तक बाद का प्रश्न है, फिर समाज के लिए हमने काम करना शुरू किया। समाज के, जैसे मैं पोरवाल समाज से बिलोंग करता हूँ, जी तो हमारे समाज की भी कहाँ कहाँ पर हमारे समाज फैला हुआ है, उसको किस तरह से संगठित किया जाए, और आपस में एक दूसरे का किस तरह से मिलाप किया जाए, आपस में एक दूसरे की खबरें, समाचार, दुख सुख की बातें कैसे एक दूसरे को बताया जाए। तो इसके लिए हमारे समाज की तरफ से एक बोलवाल समाज दर्पण के नाम से एक पत्रिका पहले से प्रचलित थी, लेकिन उसका बहुत अच्छी ढंग से या सुव्यवस्थित तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। जी उसको मैंने संभालने का प्रयास किया, उसमें संपादक के रूप में काम किया, जी और उस पत्रिका को इतना अच्छी ढंग से हमने किया कि पूरे भारत में उस पत्रिका की मांग होने लगी। और जैसे हमारा उसमें 27 तारीख हमारी डिस्पैच की थी, तो जी लोगों को रहता था हमेशा कि 28 तारीख को हमारी पत्रिका मिल जाएगी, उसका इंतजार रहता था, इतनी अच्छा अच्छा उसका था। जी जी और मैं और बात बताऊं, इस जी पत्रिका के माध्यम से हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स थे, कभी इंजीनियर्स को प्रोवाइड, सारे देश में जो हमारे समाज के इंजीनियर्स हैं उनको, हमारे देश के टेक्नोक्रेट्स हैं, सीए हैं, जो इस तरह के जितने भी थे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सबको हमने उसमें नाम देना शुरू किया, जिससे वो भी अपने आप को लाभान्वित, अपने आप को समझने लगे कि हमारा नाम समाज में हम अच्छी स्थिति में हैं। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए लड़के और लड़कियों के नाम उसमें देने लगे, जिसके माध्यम से कितने ही शादी वाह संबंध हुए। और अच्छा वो एक बहुत ही अच्छा संयोग था जी कि उसमें जी उसकी वजह से हमें पूरे देश से कंटिन्यूस संपर्क में रहते, टेलीफोन भी आते, और हमसे सलाह लेते कि हमारे इस तरह का है, इसका संबंध कहाँ किया जाए, तो ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अंकल जी ये सब जब आपने किया समाज के लिए और योग के लिए और किताब या आपने पत्रिका पे काम किया, तो आपने कई नई चीजें भी सीखी होंगी कि इसको कैसे चलाया जाए, ये काम कैसा किया जाए जो आपने पहले कभी नहीं किया था। तो उसमें कैसे आपने उसको मजा किया, कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया, कैसे सीखी ये सब चीजें। ये बिल्कुल सही है। हर चीज में उसको डेवलप करने के लिए तो समस्याएं तो आती हैं, इच्छा भी रहती है कि इसको और कैसे विकसित किया जाए। तो जिस तरह का, जैसे पहले बात तो हमने पत्रिका का जो क्वालिटी पेपर की, उस पेपर की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव किया। फिर ब्लैक एंड व्हाइट में था, उसको कलर पेज में शुरू किया। फिर हाँ उसको कलर पेज, और फिर उसको हमने उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसमें विज्ञापन हमने शुरू किए। तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा कि आर्थिक दृष्टि से तो हम इतने संपन्न हो गए कि हम उससे साथ उस पत्रिका के माध्यम से समाज के जो गरीब छात्र थे या होनहार छात्र थे या जो प्रतिभावान छात्र थे, उनको हमने जी स्कॉलरशिप के रूप में हर साल उनको स्कॉलरशिप देने लगे। साथ साथ जो समाज के गरीब थे या जो बीमार थे, उनकी भी मेडिकल हमने सहायता देना शुरू किया, जिससे और अच्छा समाज के ऊपर हमारा असर रहा। और एक पत्रिका तो जहां तक चली रही थी, पत्रिका के माध्यम से हमने इनका इस तरह से सहयोग और शुरू किया। अच्छा। तो साथ में ये जो एक कंप्यूटर का यूज है, जो पहले जब आप अपनी जॉब में थे तो शायद नहीं होता था या बहुत कम होता था, बट आपको ये सब काम करने के लिए कंप्यूटर जैसी चीजों को भी काफी लर्न किया आपने। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस समय हम विभाग में थे उस समय भी कंप्यूटर आगे थे। हमें सरकार ने प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा काफी कोशिश की, लेकिन हमारा उसमें कोई रुचि नहीं थी, इसलिए हम उस समय तो इतना सीख नहीं पाया। लेकिन जब देखा कि ये तो काम इसके बिना चल नहीं सकता, हाँ आज के जमाने में पत्रिका का या किसी भी का कहीं से समाचार लेने का, समाचार देने का, तो हमने धीरे धीरे उसको सीखने का प्रयास किया। और आप नहीं मानेंगे, कुछ ही दिनों में हम इतने एक्सपर्ट हो गए थे उसमें कि सारी अच्छा। पत्रिका का काम हम कंप्यूटर से किया करता था मैं। ये तो एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हमने हमारी हमारा एक इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी कि ये हमें खुद करना है और हमें उसका पैशन था। तो अगर वो पैशन के साथ आप कुछ करो तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। तो आप कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकल जी, पूरा
आपके एज ग्रुप के लोगों को या जो लोग रिटायर हो रहे हैं कि कैसे उनको ये नई चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा और वो तभी उनकी लाइफ एक अच्छी बीत सकती है। देखो, अपने आप को व्यस्त रखना बहुत जरूरी आवश्यक है। जी। घर पे बैठना, मतलब इस पर्टिकुलर एक उम्र के बाद घर में बैठना ठीक नहीं है। तो उसको अपने हलचल के लिए, अपने स्वस्थ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ काम में रखना जरूरी है। और इसके लिए आप घर के काम से हटकर, जैसे सुबह आपका वेलनेस प्रोग्राम है जो जी। बहुत ही अच्छा है, तो इसके माध्यम से अपन सूक्ष्म व्यायाम, छोटे मोटे जी। व्यायाम से जी। करके आपको शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्त हैं, उनके साथ मिलना जुलना, उससे आपका सारी बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। फिर जो टाइम बचे उसमें समाज के लिए। और सबसे बड़ा काम मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरी रुचि है, आध्यात्मिक में आपको जरूर रुचि लेना चाहिए। जी। क्योंकि जहाँ तक मन शांत नहीं रहेगा, जहाँ तक आप चाहे कितना भी आपके पास धन दौलत हो जाए, कितना भी बड़ा सर्किल हो जाए, अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं है, तो आपका जीवन है या आपको शांति नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि सबको यही एडवाइस करना चाहूंगा। जैसे आपने इस मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से, वेलनेस प्रोग्राम में जो चौपाल कार्यक्रम है, जी। उसमें हंसी मजाक का भी है, उनके कुछ सीखने का भी है, कुछ प्रोत्साहन करने का भी है। अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं। उनसे अगर कोई संपर्क में रहे, तो निश्चित रूप से अपनी अपनी एक अच्छी दिनचर्या गुजार सकता है, जिससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और अपना टाइम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अंकल जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आशा करता हूँ मैं कि जो दर्शक हैं और जो हमारे मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ इससे लेंगे अपनी लाइफ में और उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा आइडिया है। तो हम आध्यात्मिक टॉपिक पे अभी आएंगे, पर उसके पहले एक टॉपिक पे और मैं देखूंगा कि जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आप ट्रैवल बहुत करते हैं, तो आपका ट्रैवल के बारे में, घूमने फिरने के बारे में कैसा लगता है आपको? क्या बहुत मजा आता है? आप इतना ट्रैवल क्यों करते हैं? क्या आपका मैसेज है दूसरों के लिए कि इतनी उम्र के बाद भी हम लोगों को डर लगता है कि हम कैसे ट्रैवल करें, तो आप ये सब कैसे कर पाते हैं और क्या आप उसमें एंजॉय करते हैं? मैं, जैसा मैंने अभी बताया था, कि मैं एक हाँ। आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जी। उसके लिए हमारे अध्यात्म में क्या होता है कि इसमें मन की शांति के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त की शांति के लिए हमारे प्रोग्राम हुआ करते हैं। उससे हम सब जगह, हमारे स्थानीय तो साप्ताहिक प्रोग्राम होते ही हैं, इसके साथ साथ हम बाहर भी जाते हैं। वहाँ पर दूसरे लोगों को भी इस ओर प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। जी। उससे जहाँ हम जो जो कुछ हमने सीखा है, उन लोगों को बताते हैं। और जो हमारे आचार्य हैं या जो हमारे वरिष्ठ गुरुजन हैं, वो भी अपने प्रवचन के माध्यम से ये बताते हैं कि आपको मन की शांति किस प्रकार से मिल सकती है। क्योंकि हर आदमी जीवन में सुखी रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। लेकिन प्रसन्न रहने के लिए फिजिकली के साथ साथ मानसिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और मानसिक रूप से स्वस्थ जब भी हो सकता है, जब आदमी उसको, आपका मन एकाग्र रहे, आपका दृष्टिकोण धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, और आपका ईश्वर चिंतन हो, और आपकी एक लगन हो कि मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करना है, क्या साधन करना है। वो जो जो आपको इस तरह का साधन मिल जाए, तो वास्तव में आप जी। जीवन को बहुत अच्छी तरह शांति से निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम, जैसे मैं कल ही बताऊं, मैं कल ही अभी 3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। जी। हम सब लोगों से, हमारे साथ पुराने दोस्त मिले, सब गांव वालों से मिले, वहाँ के जो लोग मिले, हमसे भी बहुत ज़्यादा जो आगे इस क्षेत्र में आगे एडवांस हैं, बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं। उनसे हमें भी सीखने को मिलता है, हमसे दूसरे वालों को भी सीखने को मिलता है। अच्छा, तो जहाँ पर इस बात की कहें, प्रेम भाव की बात करें, सेवा की बात करें, सहयोग की बात करें, तो आपको देखने को ऐसा आनंद आता है कि जब हम वहाँ जाते हैं, तो हमारे ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, चाय जी। पानी की व्यवस्था, इतना दिन ऐसा लगे रहते हैं जैसे जो हमें सुविधा घर पे भी नहीं मिलती, उससे भी अच्छा। ज्यादा हमें सुविधा वहाँ मिलती है। तो बड़ा आनंद आता है कि तो चलिए उन लोगों से मिलकर ये भी एक आपस में इंट्रोडक्शन, हाँ, बातचीत करने से। ये भी एक रीजन रहता होगा कि इसलिए आप अपने आप को ट्रैवल के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं कि एक वहां पे आपको सुविधा मिलेगी, सब कुछ होगा, पर फिर भी आपको ट्रेन से जाना है, कभी बस से जाना है या कार से जाना है, तो ये इनकन्वीनियंस नहीं होती आपके लिए? इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या तो होता है, बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। हाँ। एक बड़ा जोश रहता है कि जब हम वहां जा रहे हैं, तो वो बड़ा एक
एक ऐसी भावना रहती है कि उसमें उसमें इस बात का कभी कष्ट दिमाग में ही नहीं आता, ये बात कि हमें कोई कष्ट हो रहा है या कोई ऐसा होगा। जो बड़ा जी। आनंद आता है इसमें इतना ट्रेवल करने में। ओके। तो अभी आप लास्ट दो चार कौन सी जगह पे आप गए अपने इन सब चीजों के लिए अंकल जी? ज्यादातर हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से जो सत्संग हुआ करते हैं, आपका मथुरा, हमारा मेन जयपुर मेन सेंटर है, जी। मथुरा है, टोंडला है, पटना है। इसके साथ साथ दो बहुत सारी जगह हैं जहाँ से छोटी छोटी जगह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी हैं, छोटे छोटे गांव में भी है। बिहार में काफी अच्छा इस मामले में डेवलप हो रहा है। ओके। आपका राजस्थान भी, यूपी भी, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रामाश्रम सत्संग का, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफी विकास हुआ है। और मैं गांव गांव में भी, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी लोगों को इस ओर प्रेरित करके उनका दृष्टिकोण चेंज कर दिया। उनका, आप, सबसे बड़ी चीज इसमें उनका व्यवहार में इतना जबरदस्त परिवर्तन हुआ कि लोग कहते हैं कि देखो इनका, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जब इनका व्यवहार इतना अच्छा है तो इनके गुरुजन या वो कितने अच्छे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है, हमने उसमें व्यवहार में आपस में एक दूसरे का सहयोग करने में, सेवा भाव परिवर्तित करने में काफी सहयोग दिया है। जी जी जी। तो एक एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा अंकल जी, जैसे आपने योगा प्राणायाम के बारे में बताया। आ, ये कई लोग इसको सुनते हैं पर वो अडॉप्ट नहीं करते। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों को ये जानने के लिए कि इसका रियली में आपकी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी, आपकी लॉन्जिटिविटी, आपकी इन सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है, ये आपने कैसे महसूस किया? ये, मैं कहता हूँ कि इसके बिना तो आप लॉन्ग लाइफ में रह अपने ही नहीं अच्छी तरह सकते। से स्वस्थ जीवन के रूप में बिता ही नहीं सकते। इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है कि आपको सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना। और आपके, अगर इस उम्र में ज़्यादा आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो आपको बहुत आवश्यक है, जो आप चौपाल के माध्यम से, इसे जी वेलनेस जी प्रोग्राम के माध्यम से करवाते हैं। जी। अगर कोई इनसे जुड़ा रहे तो जो छोटे छोटे हाथ पैरों को हिलाना है, ऊंचे नीचे करना है, श्वास को किस तरह से लेना है, किस तरह से छोड़ना है, ये ऐसी छोटी चीजें हैं देखने में, लेकिन इनका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मैं खुद, जी मेरे बारे में बताऊं, जी मैं लगभग 80 के आसपास होने वाला हूं, लेकिन मेरे को चलने फिरने में, घूमने फिरने में, कहीं जैसे आप ट्रेवल की बात कर रहे हैं, कहीं जी। कोई दिक्कत नहीं है अभी। इस उम्र में भी गाड़ी को खूब अच्छी तरह से गाड़ी वाह, ट्रेवल करते बहुत हैं, ही गाड़ी चलाते हैं। अच्छी बात है। तो कितने, हम कितनी बार 8 8 10 10 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कतई ये महसूस नहीं होता, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो लेकिन ये सब, इसका, ये सारा श्रेय योगा और प्राणायाम को, इसको ही जाता है, प्राणायाम को। इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। मैं तो ये सबसे ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में से तो जुड़े ही जुड़े हैं। ये तो अपने जीवन में श्वास किस तरह से लेना है, किस तरह से छोड़ना जी है, जी कहने को तो जरा सभी श्वास लेते हैं, बिना श्वास के कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक है। जी जी जी। इसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम है, बड़े व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है। इससे तो आपको जुड़ना ही चाहिए और ये जी। निरंतर अपने जीवन में नियमित रूप से करना चाहिए। और अंकल जी इसके साथ साथ थोड़ा खान पान भी आता है, तो आप खान पान के बारे में आपकी कैसी दिनचर्या है, आप देखो, क्या बताना चाहेंगे? खान पान तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसका आपके स्वास्थ्य पर भी, आपके आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत फर्क पड़ता है। कहा भी गया है अपने यहाँ, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जी खान पान का तो आपको बहुत ही शुद्ध और स्वास्थ्य होना चाहिए। अब तो खान पान का तो आपने, मैं जैसे अभी गीता का बहुत जी चल रहा है, मैं उसका रेगुलर जी विद्यार्थी भी हूँ और जी उसका नियमित पाठ करता हूँ। उसमें भी एक चौहा आया है, तो उसको मैं बताऊं। जी युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वधेय बोध से, योगो भवति दुखः। इसका मतलब यह है कि युक्त आहार, युक्त, जैसा प्रकार, उपयुक्त प्रकार का आहार आपको लेना चाहिए, उपयुक्त प्रकार का घूमना फिरना, चाल चलन होना चाहिए। ये जिस तरह आपके आचार विचार भी संतुलित होना चाहिए, वही इसी तरह से हर चीज आपकी संयमित होना चाहिए। तो जिसका खान पीन संयमित होगा, आचार विचार संयमित होगा, घूमना फिरना संयमित होगा, सब तरह से तो वही आदमी स्वस्थ और निरोग रह सकता है। इसलिए खाने पीने का तो बहुत ही फर्क पड़ता है। खान पीन का तो यहाँ तक फर्क पड़ता है कि आपका खाना, आपका अन्न किस प्रकार का है, आपका उसको बनाने वाले का आचार विचार किस तरह के हैं, उसको जी परोसने वाले आपको जो खिला रहे हैं उनका आचार विचार किस तरह के हैं, इवन जिस एटमोसफेयर में आप, जिनके सामने या जिनको जो आप कर रहे हैं उनका आचार विचार किस प्रकार, किस किन लोगों के संपर्क में है, उन सब का आपके जीवन पर फर्क पड़ेगा। इसलिए
भोजन का बहुत बड़ा महत्व है स्वास्थ्य पे और आध्यात्मिक जी दृष्टि जी से। जी। और अगर वहां पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, अगर हमने ध्यान नहीं रखा, तो हमारी हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल साहब, हर तरह से आपका और अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो फिर आप ज्यादा अच्छे से आध्यात्म कर ज्यादा पाएंगे। अच्छे से काम कर सकते अपना हैं। शरीर का उसको लाइट रख पाएंगे। लाइट यदि शरीर है तो आप बहुत आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये सब बहुत फर्क पड़ता है खान पान का भी। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है और जी आचार विचार भी अच्छे हैं, आपका कंसल्टेंट है पॉइंट, तो आप जिस काम को 4-6 घंटे में क्या करते हैं, मगर उसको आधे टाइम में ही आप उस काम को अब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। अपन बोलचाल की भाषा में करते हैं कि भाई किसी काम को ध्यान से करना। ध्यान का मतलब माइंड माइंड का कंसंट्रेशन होना, आपका कोई आचार बिल्कुल, आपका मन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जो आदमी ध्यान से काम करेगा, स्वस्थ और ध्यान से काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। तो स्वस्थ भी रहे और ध्यान भी अच्छा रहे, मन भी अच्छा रहे, तो आदमी निश्चित रूप से अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है और गर्व की बात यह है अंकल जी की, जो भी आपने बातें हमें बताई हैं कि कैसे आप इंगेज रहते हैं, या समाज के साथ काम करना चाहिए, या खान पान, या अध्यात्म, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये सब आप कर रहे हैं, ये आप निभा रहे हैं, ये आप उसको इंगेज कर रहे हैं खुद। तो ये आप अपने खुद जो कह रहे हैं, खुद करते हैं, वो आप कह रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये सब आप फील करते हैं, ये सब आपकी लाइफ में है, तभी आप ये कुछ कह रहे हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए कि इसमें एक ऐसी कोई बात नहीं है जो सिर्फ एक ज्ञान की बात है कि ऐसा करना चाहिए। ये सब आप करते हैं। तो नहीं, बिल्कुल सही है, सही है। इससे एक्चुअली हमारे मतलब स्वभाव ही ऐसा हो गया। जी जैसे किसी को कोई बीमार हुआ तो उसकी मदद करने के लिए तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही मन में ही ऐसी भावना आती है कि इसकी किस तरह से मदद की जा सकती है, क्या मदद की जा सकती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पैसों से हो, चाहे आने जाने से, किस तरह से हो। लेकिन अपना व्यवहार ही ऐसा हो गया है, मानसिक रूप से हम इतने तैयार हैं कि हमें किसी की सेवा करने का प्रवृत्ति ऐसी हो गई। जी जी जी। और स्वास्थ्य का तो है ही, आपको ध्यान है। तो अंकल जी, सोशली जो कनेक्शन है, जैसे आप मान लीजिए जयपुर रहते हैं या कहीं जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बट जैसे कई लोग फैले हुए हैं इधर उधर देश विदेश में, आपके बच्चे या कोई और कजिन रिलेटिव्स, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं कि वो आपका कनेक्शन उनसे बना रहे? क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की दुनिया तो इतनी सिमट गई है, टेक्नोलॉजी सब कुछ आ गई है। आप क्या यूज करते हैं उन सबसे कनेक्शन बनाए रखने के लिए? ये तो खैर आज के जमाने में मोबाइल तो एक ऐसा संपर्क हो गया जिसके माध्यम से सबसे जुड़ सकते हैं। आपका चैटिंग है, व्हाट्सएप है, जिससे इतनी अच्छी सुविधा है कि व्हाट्सएप ऐसे है कि जिसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। और सारी सुविधाएं सब आपका मैसेज है, फोटो है। ये बाहर जैसे बच्चे बाहर रह रहे जी हैं जी। तो उनसे ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल पास ही है। बिल्कुल इसी तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह शक्लें दिखते हैं इस तरह से। तो ये तो आज के युग में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के का युग है। उसमें उसका बड़ा फायदा उठा रहा और है यही। आपके माध्यम से अंकल जी, ये मैं जानना चाहूंगा और लोगों को जानना चाहिए कि ये कोई टफ नहीं है। ये सब चीजें बहुत ही आराम से इसको सीखा जा सकता है, बहुत ही आराम से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो और आप सबके कनेक्शन में रहें। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही है ये। इसके लिए ये जितना दूसरों से जैसे आज के टाइम में आप मीडिया के माध्यम से, आप वेलनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं भी किस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। जी तो ये बहुत अच्छा साधन है और लोगों को मैं कहता हूँ कि इससे जुड़ना चाहिए। जी जी जैसे भी, जिस तरह से भी, जिससे भी वहाँ अच्छा लगे, जिस तरह की, उसमें से जरूरी नहीं है कि सभी करें। जो जो उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से जुड़ सकता है वो प्रोग्राम वो करें। वो एक्सरसाइज वो करें, उस तरह के प्राणायाम वो करें, उस तरह के प्रोग्राम अटेंड करते रहें। लेकिन उनको दोनों चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपने आप को इसमें व्यस्त भी रखेंगे, बिजी भी रखेंगे, जिससे जी। टाइम कहते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या कैसे टाइम पास करें, वो भी सारा पास होगा। और टेक्नोलॉजी यूज करना भी बड़ा आसान है। बहुत, हाँ, ये भी बहुत आसान है, बड़ा आज के ज़माने में बहुत आसान हो गया। जी और घर में सबके घरों में अगर कुछ बुजुर्ग नहीं पाते हैं तो घर में सबके बच्चे इतने एडवांस हो गए कि जी। बच्चों की मदद ली जा सकती है और आराम से इस काम को आप कर सकते हैं। थैंक यू अंकल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी फील हुआ, और बहुत ऐसी चीजें मिली जो टफ नहीं है, बट वो लाइफ को बहुत अच्छा बनाती हैं। अब लास्ट में कुछ, आपने बहुत अच्छी चीजें ऑलरेडी बताई, बट कुछ और एक दो मैसेज हैं जो आप देना चाहेंगे लोगों को कि
वो उसको कंटिन्यू करें और अपनी लाइफ को ऊर्जावान और सामाजिक बनाएं। ये सबसे बड़ी चीज अपना स्वास्थ्य है, देखो सही बात। जी। जैसे हर जगह लिखाया है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। जी। आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी कुछ हो, अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो न तो उसका उपयोग कर सकते हैं, न खान जी। पीन सकते हैं, न किसी से मिलजुल से कहीं बैठ सकते हैं, न ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और स्वास्थ्य के लिए ये आपका आज का जो चल रहा है, चाहे किसी भी मीडिया से हो, किसी भी संस्था का हो, आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है। इनसे तो आपको जुड़ना ही चाहिए। इसके बाद फिर आता है कि आप अपने मन को और शांत रखने के लिए, अपने आप को, जीवन को और सुखी रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी बहुत सारे संगठन है, जी। जी। अच्छे अच्छे संगठन है जहाँ पर बड़ी अच्छी बातें होती हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। जिससे आपको अपने आप को जो अपना अंतिम इच्छा होती है कि मैं ईश्वर दर्शन हो, या अच्छा शांति मिले, जी। या मोक्ष मिले, तो उसके लिए भी आपको आध्यात्मिक दृष्टि से होना चाहिए। फिर रहता है कि भी आप जिंदगी भर आपने समाज से लिया है, हर जगह से आपको समाज से सहायता मिलती है, जन्म जी। से पैदा होने से अंत तक। इसलिए आपको सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहिए अपने, हर तरह से, किसी भी तरह से। जिस तरह के शादी ब्याह का मामला है, किसी के जो भी काम हो, बीमार हैं उनकी जी। मदद करने का, तो इस तरह की भावना से जुड़ना चाहिए, जिससे ये हो सके। अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, तो जो गरीब बच्चे हैं, या जिसको वास्तव में पैसों की आवश्यकता है, उसकी जी। किसी किसी रूप में जिस तरह से आप कर सकते हैं, कपड़े में कर सकते हैं, मेडिसिन में कर सकते हो, या उसके बच्चों की एजुकेशन में कर सकते हो, जिस तरह से भी आप चाहें उनको मदद मदद जरूर जरूर। करना चाहिए, जितना आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं। जी। लेकिन ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। एक आपका मन भी बड़ा खुश होगा कि देखो मैंने किस आदमी की, जो एक नीडी था, जिसको बड़ी आवश्यकता थी, और इससे बिना उसका काम नहीं चल सकता था, या इस सहायता से उसको बहुत अच्छा हुआ। तो यही चाहूंगा कि मैं इस तरह के आप जी। अपनी दिनचर्या बना ले, तो आदमी बहुत अच्छा रह सकता है, अपना अच्छा तरह से जीवन यापन कर कर सकता सकते। है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए और आपके अविस्मरणीय एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। जो लोगों ने सुना है या जो सुनेंगे अभी आगे वीडियो देखेंगे सब जगह, तो आई एम श्योर उनके लिए बहुत कुछ जानने के लिए है और अपना अडॉप्ट करने के लिए है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हम आपको बार बार कभी बुलाते रहेंगे। आप जरूर आते रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। बिल्कुल साहब, जब भी आप बुलाएंगे जरूर सर। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। धन्यवाद। तो आप सबने देखा कि कितने एक ऊर्जावान ब्यूरोक्रेट जो थे अपनी लाइफ में, उनके साथ हमने आज बातचीत करी। कितना नई चीजें हमें पता चली और वो चीजें जो वो खुद अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ हम जरूर इससे सीखेंगे और अपनी लाइफ में डालेंगे। हम ऐसे ही और ऊर्जावान लोगों को बुलाते रहेंगे। यदि आप किसी को जानते हैं और आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, तो आप हमें बताइए। हमें बड़ा खुशी होगी कि उनको हम बुलाएं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, उनसे बातचीत करें, जिससे कि बाकी सब लोग उसको सुन के उसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए हम यहाँ इस सत्र को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इसी तरह के सेशंस अटेंड करते रहेंगे। कभी हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, कभी डॉक्टर्स जो कि आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक चीजें होंगी, और कभी हम स्टोरी टेलिंग, कभी ब्रेन एक्सरसाइजेज, जो जो चीजें हम सीनियर सिटीजन एल्डर्स के लिए हम कर सकते हैं, हम वो जरूर यहाँ करते रहते हैं। और जैसे अंकल जी ने भी बोला, सुबह हमारा योगा सेशन होता है, तो आप उसको ज्वाइन करें, ना भूलें उसको ज्वाइन करना। वो सिर्फ स्पेशली एल्डर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। उसमें कोई टफ एक्सरसाइजेस नहीं है, जो हमारे लाइफ को बेटर बनाता है। सो धन्यवाद एक बार फिर से। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। यू हैव अ लवली लवली इवनिंग। बाय।